नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 देख रहे हैं आप और लगातार सुबह से ही न्यूज इंडिया 24/7 आप तक निकाय चुनाव और साथ ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव के तमाम आंकड़ों के साथ स्वागत कर चुका है। साथ ही आपको पता भी है कि कर्नाटक में अब विधानसभा चुनाव को कांग्रेस ने जीत लिया है बम्पर वोटिंग के साथ, और गिनती जिस तरीके से हुई है और सीटें जिस तरीके से कर्नाटक में आई है, उसमें कहा जा रहा है कि यह बम्पर लॉटरी है इस बार कांग्रेस के लिए, क्योंकि लगातार आप देखिए जिन जिन जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे तौर पर गए, चुनावी रैली किया उन्होंने, अमित शाह गए, गृह मंत्री जेपी नड्डा उतरे मैदान में, उसके बाद भी उन जगहों पर भी बम्पर लॉटरी नहीं लगी है। और हम आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव का ये जो रण है, इसे माना जा रहा था कि 2024 के लिए ये बीजेपी के लिए बड़ा अहम है। रणनीति के हिसाब से अगर हम देखें तो ये एंट्री पॉइंट मानी जा रही थी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। हमारे साथ सहयोगी हमारी दीपिका भी है, आपको बड़ी खबर बताएंगी। बिल्कुल, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर है। इस बीच यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आगरा में बसपा ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। जी हां, जिस तरीके से लगातार बीजेपी का दबदबा था, मेरठ में बात करी जाए तो AIMIM के प्रत्याशी यहां बढ़त बनाए हुए हैं। तो यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों ही राज्यों में हमारी लगातार नजर बनी हुई है। तो उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में रुझान भी आ गया है और रुझान आना शुरू हो गया है। तो मेरठ की बात करी जाए, AIMIM के जो चीफ है, उसके जो प्रत्याशी हैं, उसने बढ़त बनाई हुई है। तो 17 नगर निगमों में मेयर चुनाव में बीजेपी की बढ़त है, 16 सीटों पर नजर आई है। कानपुर नगर निगम में बीजेपी की प्रतिमा जो प्रमिला पांडे है, वो कांग्रेस की आशनी अवस्थी से पिछड़ने के बाद अब आगे चल रही है। इसी के साथ साथ लगातार हम आपको दिखा रहे हैं वो नतीजे। ये देखिए, 10,000 वोट ऐसे बताए जा रहे हैं, जहां पर आगरा में साफ तौर पर बसपा ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि जिस तरीके से ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार अभियान में सीएम योगी आदित्यनाथ जुटे हुए थे, और इसी के साथ साथ कहा जा रहा है कि बसपा, जैसे पहले ही कहा था कि हम मैदान में उतरेंगे और जब उतरेंगे तो सब देखते रह जाएंगे, ऐसा ही कुछ करिश्मा यहाँ पर होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त किस तरीके से बड़ा करिश्मा यहाँ पर होता हुआ नजर आया है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको लगातार हम बता तो रहे हैं, लेकिन इस पर चर्चा करना भी बहुत जरूरी है कि आखिर क्या कारण रहे जिस वजह से विधानसभा चुनाव कर्नाटक के कांग्रेस ने बाजी मार ली है। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त पाठक जी मौजूद हैं, और शुरुआत हम कर लेते हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं, पाठक जी आप बताइए क्या कारण रहे होंगे कि कर्नाटक में जिस तरह से हम बम्पर हमने सीटें देखी हैं कांग्रेस की, वो जीत लेके ले गई कांग्रेस, और बीजेपी के हाथों क्योंकि इतने बड़े चेहरे थे, हम बार बार ये कह भी रहे थे कि बड़ा चेहरा वर्सेस कर्नाटक का चुनाव, क्या हुआ होगा? देखिए, यहाँ पे आप बम्पर जीत कांग्रेस की अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी शुरुआती रुझान है। बम्पर जीत अगर होती तो यही शुरुआती रुझान में कांग्रेस अगर 150 सीटों पे आगे रहती तो इसको बम्पर जीत माना जाता। हाँ, कांग्रेस जरूर सत्ता हासिल करने में कामयाब हो सकती है अगर ये रुझान जो है अगर उसमें तब्दील हो जाते हैं तो। लेकिन सबसे बड़ी बात बीजेपी के लिए यहाँ पे क्या रहा कि वहाँ पे लोकल मुद्दा जो है वो रहा, और उसका असर जो है दिख रहा है। कांग्रेस ने उन लोकल मुद्दों पे बात की जो महंगाई है, बेरोजगारी है, या सिलेंडर का प्राइस हो, या जो भी हो, उन्होंने जो 5 गारंटी लेके आए, यही काम उन्होंने हिमाचल में किया था, यहाँ भी उन्होंने वही किया, और जो वोटर्स है उसको लुभाने में लगता है कांग्रेस सफल हो पाई है। लेकिन इस चुनाव में अगर आप देखेंगे अभी जो रुझान है, उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो जेडीएस को हो रहा है। जेडीएस 2 दशक से 20% के वोट शेयर पे कर्नाटक में बैठी पड़ी थी। जेडीएस तो वैसे भी 3 में ना 13 में थी। अब बीजेपी की बात कीजिए ना, हार के क्या कारण रहे? मैं बता तो रहा हूं कि लोकल मुद्दा वहां पे हावी रहा है। बीजेपी का जो एंटी इनकम्बेंसी था गवर्नमेंट के खिलाफ, वो उसको नुकसान दे रहा है। जेडीएस कैसे आप कह रहे हैं 3 में 13 में? अगर हाँ, कांग्रेस अगर अभी जो शुरुआती रुझान है अगर 113 के आंकड़े को, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका, और साथ ही आपको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि कांग्रेस की जिस तरीके से जीत हुई है कर्नाटक में, वो अपने आप में बधाई के पात्र हैं। आप लोग, मल्लिकार्जुन खड़गे बधाई के पात्र हैं। हमारे साथ वैभव अग्रवाल भी होंगे, थोड़ी देर में होंगे।
माफ कीजिएगा, हमारे साथ अश्विनी शाही है, नेता हैं बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर्वेश्वर जी से मिलवा दिया मैंने आपको। मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वीरेंद्र वशिष्ठ जी से मैं जानना चाहूंगी, वीरेंद्र जी क्या कारण रहे जो आप लोग ओवरलैप कर गए बीजेपी को? क्योंकि लगातार कहा जा रहा था बीजेपी के तरफ से कि बड़ा मैदान कठिन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों के अंदर था कि हम कांग्रेस को जिताएंगे, लेकिन बीजेपी तब भी कह रही थी कि क्लीन स्वीप हमारी होगी। क्लीन स्वीप के कारण कांग्रेस के बताइएगा। आवाज आ रही है आपको वीरेंद्र जी? अनम्यूट कीजिए वीरेंद्र जी, अनम्यूट कीजिए। आज के दिन बताइए, खुशी के माहौल में भी म्यूट करके बैठे हैं आप लोग हैं। आज तो बनता है कि आप लोग अपनी बातें खुल के बोले, आज भी म्यूट करके बैठ जाइएगा। पूजा जी मेरा नाम प्रीति है सर, मेरा नाम प्रीति है वैसे। जो शासन है, मेरा नाम प्रीति है वैसे। वशिष्ठ जी, वीरेंद्र जी, मेरा नाम प्रीति है वैसे। वीरेंद्र जी, मेरा नाम प्रीति चौहान है। हाँ प्रीति जी, माफी चाहूंगा, बताइए, म्यूट मत कीजिए। हमको अनम्यूट। कर्नाटक की जनता को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये केवल कर्नाटक की जनता ने जो लोकतंत्र में पर्व में हिस्सा लेकर, और लोकतंत्र आज जिंदा पुनः हो गया है कर्नाटक के चुनाव के बाद। और आपसे मैं कारण जो विशेष रहा, जब राहुल जी की यात्रा हो रही थी तो हमारी चर्चा डायरेक्ट जनता से हो रही थी। राहुल जी सबसे चर्चा कर रहे थे, हमारे वहाँ के क्षेत्र के कर्नाटक के नेता लोग भी साथ थे। क्या भारत जोड़ो यात्रा काम कर गई? जो बातें लोगों ने कही वही हमने भारत जोड़ो यात्रा काम कर गई? वशिष्ठ जी, क्या भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा योगदान है इस विजयश्री को हमें दिलाने में। मैं ये कहूंगा कि जब हम लोगों से संवाद कर रहे थे वही चीजें हम अपने मैनिफेस्टो में रख पाए, और लोगों की इच्छाएं थी कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आए क्या करे, वो वादे हमने जनता के बीच रखे। और मैं ये मानता हूं कि जो टैली भी बता रही है कि वो जनता ने स्वीकार्यता अपनी दी। अभी फाइनल नतीजे जब आएंगे तो शायद मेरा मानना है कि ये टैली तो और आगे जाएगी कांग्रेस की। जाते जब अंतिम चरण का प्रचार प्रसार चल रहा था तो क्या जरूरत पड़ गई थी कांग्रेस को भी जुबानी जंग छेड़ने की, जहरीला सांप कहने की, या आपने अपने मैनिफेस्टो में जिस तरीके से साफ तौर पे कहा कि बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा, यदि इस पूरे मुद्दे को बीजेपी कैश कर लेती तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ जाता आपको? अभी भी हम ये कह सकते हैं कि नतीजे और भी स्पष्ट होंगे, क्या माने? मैंने आपको कहा जब नतीजे स्पष्ट होंगे तो ये टैली कांग्रेस के हक में और ज्यादा आपको मिलेगी। और जहां तक बात है कि अगर यही बात है कि क्या किसने बोला, तो मेरे को देखो, देश के प्रधानमंत्री हर व्यक्ति के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री से कर्नाटक की जनता ने जानना चाहा था कि 5 साल में उनकी सरकार ने क्या शासन किया। वो बात ना करते हुए केवल विपक्ष के नेताओं के बारे में बोलते रहे और अपनी गालियों को गिनते रहे कि किसने उनको कब क्या बोला। और उनकी सरकारों ने किसको और उन्होंने किसको क्या बोला वो भूल गए। चलिए अश्विनी शाही जी बीजेपी के, ठीक है वीरेंद्र जी, कर्नाटक की प्रबुद्ध जनता का फिर पुनः धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, मिठाई भी लेकर जाइएगा, मिठाई भी लेकर जाइएगा। अश्विनी शाही जी, मनोज यादव भी हैं हमारे साथ। मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी ने जी जान झोंकी है निकाय चुनाव के लिए, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से क्लीन स्वीप कर गई निकाय चुनाव में, और आपने देखा होगा कि जी जान बीजेपी भी झोंक रही थी, जी जान आप लोग भी झोंक रहे थे, लेकिन मैंडेट जिसे बोलते हैं, मैंडेट, जैसे कर्नाटका में मैंडेट की अगर हम बात करें, क्लीन स्वीप की बात करें तो कांग्रेस मैंडेट ले गई, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए तो मैंडेट और क्लीन स्वीप सीधे सीधे बीजेपी के हाथों में। क्या कारण रहे होंगे? अखिलेश यादव तो कह रहे थे। देखिए मैं धन्यवाद दूंगा समाजवादी पार्टी के, और यहाँ पर बीजेपी। अश्विनी जी आती हूँ, मैं आपके पास तो आऊंगी, आपके पास तो मैं आती हूँ थोड़ी देर में, बस मनोज जी रख लें अपनी बात, बड़ी देर से वेटिंग में। मैं अपनी बात रखूंगा क्योंकि मेरी पार्टी के मेरे मित्र कपिल जी आ गए, मैं अपनी बात कह के मुझे दूसरे चैनल पे जाना है। लेकिन एक बात स्पष्ट करता चलूं कि बीजेपी को 2 प्रवक्ता भी बर्दाश्त नहीं होते हैं। अरे कोई बात नहीं, चलिए। अरे 2 मिनट के लिए थोड़ा सा क्या कारण? अच्छा ठीक है, कारण क्या है? बड़ा कारण देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अच्छा गेन किया है और परिणाम शाम तक लगभग आ जाएंगे उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में। लेकिन अगर मैं कर्नाटक की बात करूंगा चौहान जी, तो आपको एक बात स्पष्ट करता चलूं कि शायद हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के जनता ने डबल इंजन की सरकार को नकारा है।
इग्नोर किया है और पसंदीदा नहीं रही है वहां की जनता की। उनको लग गया कि हमें सिंगल इंजन की सरकार से जितना बेनिफिट हो सकता है उतना डबल इंजन की सरकार से बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि जो भी आने वाले चुनाव हैं वो शायद इसी परिपाटी में लड़े जाएंगे। और उत्तर प्रदेश को लेकर मैं फिर कह सकता हूं आने वाले चुनाव को आप लोग लड़ेंगे। इसी के साथ कांग्रेस में जिस तरीके से क्लीन स्वीप कांग्रेस ने किया है कर्नाटक में, उसके बाद जबरदस्त जश्न का माहौल है कांग्रेस ऑफिसेज में। ऐसे में सिद्धारमैया क्या कुछ कर रहे हैं, जल्दी से आपको लिए चलते हैं, सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है। ಅವರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅವರ ದುರಾಡಳಿತ, ಅವರ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವರಿಂದ ಜನ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿ ಜನ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. चलिए, सिद्धारमैया वैसे कन्नड़ा में कुछ कह रहे थे, मुझे समझ में तो आया नहीं, उम्मीद करती हूँ आप लोग तो समझ ही गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, अश्विनी शाही नेता बीजेपी के, उनसे जान लेते हैं कि हार के कारण क्या रहे। बजरंग बली आप लोगों ने बुलाने की कोशिश की, जैसे ही बजरंग दल के बैन की बात आई बीजेपी ने लपक लिया इस पूरे नरेशन को। बजरंग बली का साथ विपक्ष कह रही थी कि कितना भी आप बजरंग दल वर्सेस इक्वल टू बजरंग बली कर लो, लेकिन जीत तो बीजेपी के ही होगी। आप लोगों ने लपक लिया आप लोगों ने बजरंग बली को, उसके बाद भी क्लीन स्वीप, क्या कहेंगे अश्विनी जी? प्रीति जी, देखिए अभी लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और वहाँ का रिवाज रहा है, मगर अभी भी ये रुझान है, ये आंकड़ों में अभी तब्दील होने में समय लगेगा। अभी बहुत बढ़ रहा है, बहुत घटा है। अभी सर्वेश्वर जी ने कहा कि अगर 150 होता तो इसको हम बम्पर कहते, लेकिन फिर भी ठीक है। इसमें जो है यहाँ पर हमको शिवमंगल सिंह की वो कविता याद आती है, सुमन जी की, क्या हार में क्या जीत में, कंचित नहीं भयभीत में। तो हार जीत लोकतंत्र में होता रहता है, इसमें भयभीत होने की कोई बात नहीं है। हमने अपना काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ के कर्नाटक में विकास का काम किया, हाईवे की इंफ्रास्ट्रक्चर के, हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री हो चाहे सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री हो, ये सारी चीजों का हमने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखा। अगर वहां रिवाज रहा है 38 सालों से हर चुनाव में, कहीं ना कहीं आपको डर तो था ना, इसीलिए प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। ये डर बीजेपी को पता था, ये डर बीजेपी में था। और एक इसका दीपिका बोल रही हूँ मैं, एक रीजन ये भी रहा कहीं ना कहीं, जिस तरीके से जो मौजूदा सीएम थे बसवराज बोम्मई, उनको भी साइडलाइन किया गया। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। कपिल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। कपिल जी, चलिए निकाय चुनाव पे फिलहाल आ जाते हैं, क्योंकि आज हम दोनों रुझान दिखा रहे हैं अपनी तमाम जनता को, हमारे तमाम दर्शक को देख रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को आप कहां पाते हैं? जिस तरीके से ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में इस वक्त उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए थे, लेकिन उनके मुकाबले कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जो प्रचार प्रसार था वो कम दिखा था। कपिल जी, क्या यही एक वजह रही रिजल्ट की? जी, समाजवादी पार्टी गरीब और गुरबा की पार्टी है। हमारे सीमित संसाधनों के बीच ही हम जनता के बीच जाते हैं। हम विश्व की सबसे अमीर पार्टी होने का दावा भी नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी चीज आपको बता दें, जिन जिन जगहों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए हैं वो पूरा विस्तार पश्चिम हो चाहे पूरब हो, पूरा बराबर से हुआ। क्योंकि हम 6 महीने पहले से ही हमारे जो कनेक्टिविटी जनता के थ्रू थी, वो जनता के डोर टू डोर हमने कन्विंसिंग की, अपनी बातें कही। क्योंकि भारी भरकम खर्चा समाजवादी पार्टी उठाने में अक्षम है, इसमें कहीं दो राय नहीं। ठीक है, चारुल हमारे साथ हमारी सहयोगी भी बनी हुई है। चारुल, आप उत्तर प्रदेश से आती हैं और उत्तर प्रदेश को बखूबी आप समझती भी हैं। निकाय चुनाव में इस बार क्या हुआ, क्योंकि लगातार हमने निकाय चुनाव के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वोट मांगते हुए जगह जगह रैली करते हुए देखा। जरा समीकरण समझाइएगा एक बार जल्दी से। बिल्कुल, देखिए प्रीति, जिस तरह हमने समीकरणों की आपने बात करी है, सबसे पहले क्योंकि मैं मेरठ से आती हूं तो मैं बता दूं कि हमारे साथ AIMIM के प्रत्याशी आपसी का प्रवक्ता भले ही नहीं हो, नेता भले ही नहीं हो, लेकिन मेरठ में आप देखिए कि हमारे साथ सपा के नेता भी हैं, बीजेपी के भी हैं, लेकिन ना सपा कुछ कर पाई है, ना बसपा वहां पर कुछ कर पाई है, ना भारतीय जनता पार्टी कुछ कर पाई है। और उसके साथ ही सबसे अहम चीज आप ये भी समझिए कि किस तरह से समीकरण बदले हैं। मैं जो बीजेपी के हमारे नेता हैं अश्विनी शाही जी, आपके पास आना चाहूंगी।
देखिए तमाम कोशिशें हम देख रहे थे और कई जगह हमें बीजेपी के लिए अच्छी खबरें भी मिली, लेकिन अगर मेरठ की बात कर ले तो यहाँ पर से आपके मंत्री भी आते हैं, यहाँ पर आपकी अच्छी खासी बढ़त भी थी और पूर्व मेयर भी मैदान में थे, लेकिन उसके बावजूद AIMIM अगर बढ़त बना रही है तो इसे किस तरह से देखेंगे आप? चारुल जी देखिए, अभी जो लेटेस्ट हमारे पास जो खबर है 2000 वोट से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आगे चल रहा है। हाँ, लड़ाई में AIM है, वहाँ समाजवादी पार्टी हमारे 2396 वोट हैं और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो 2307 वोट पर है, हरिकांत आलूवालिया जी। जो हमारे पास अभी है कि 2000 वोट से हमारे प्रत्याशी वहाँ आगे चल रहे हैं, ये हमको मैसेज है, इसलिए मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हो सकता है आप सही हो, लेकिन भारतीय जनता अभी बहुत उलटफेर होना बाकी है। हम लोग 16 में आगे चल रहे हैं, आगरा में थोड़ा पीछे हमारा प्रत्याशी चल रहा है। थोड़ा नहीं है साहब, 10,000 से पीछे है। जी अश्विनी जी 10,000। हाँ, तो मैं मान रहा हूँ, मैं थोड़ा और उसमें जो है जहाँ आगे चल रहा है वहां भी बता रहा हूँ। 2000 मैंने बताया और आगरा में मैंने पीछे बताया, तो हम 16 में आगे चल रहे हैं। इसमें अभी तक का यही हमारे पास सूचना है और 305 सीटों में हम लोग 128 सीटों पर आगे हैं नगर पंचायत में और 158 में 65 पे आगे चल रहे हैं। तो अभी चीजें बहुत होनी बाकी है। उत्तर प्रदेश में एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो है बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि विगत कई चुनावों से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कोई मेयर नहीं जीत पाए हैं। इस बार देखिए फिर वही 17 में 17 हम कोशिश करेंगे जीतने की, हो सकता है कि हम उसमें कामयाब भी हो जाएं। जी चलिए, तो फिलहाल नजारा कुछ और नजर आ रहा है, दिखाई कुछ और पड़ रहा है। कपिल श्रीवास्तव भी लगातार हमारे साथ बने हुए। कपिल जी, बहुत संभावनाएं मेरठ में नजर आती थी, कहीं ना कहीं एक पूरा यूं कहे कि बसपा थी, यहाँ पर आप भी बहुत कुछ कमाल कर पाते थे। हालांकि बीजेपी तो जी जान से जुटी हुई थी, रैपिड ट्रेन यहाँ पर आनी है, रीजनल ट्रेन आनी है, इसको लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई थी और यूं कहें कि एक बड़ी सौगात भी कही जाती। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अब AIM के जो प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं, ये क्या मैसेज देते हैं? समाजवादी पार्टी अपने आप को कहाँ पाती है? देखिए, कुछ सीटों पे ऐसा जरूर हो जाता है हाँ, कि कुछ पार्टी के अंदर ही अपने लोग जो है नाखुश हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस तरह की मंजर देखने को मिलता है। वो कुछ जगहों पे हमारे साथ भी मिलेगा, भाजपा के साथ भी मिलेगा, क्योंकि जिन पार्टियों का के कार्यकर्ता ज्यादा होते हैं उनके टिकट की अपनी अनुकंपा भी ज्यादा होती है और अगर सबकी पूरी नहीं हो पाती है तो कुछ मतभेद सामने निकल के आते हैं। अगर पार्टी उसको मैनेज कर जाती है तो उसके लिए हितकारी होता है, वरना अहित हो जाता है। सपा से तो जो विधायक हैं अतुल प्रधान, उन्होंने बीजेपी के जो 2 बार के विधायक रहे थे संगीत सोम, उनका रिकॉर्ड तोड़कर वो सत्ता में आए थे, जीते थे, विजयी हुए थे, तो फिर उनसे कौन आखिर इतना नाराज हो सकता है कि सीमा प्रधान जी पीछे चल रही हैं, सबसे पीछे? मैं सिर्फ इतना आपको कह सकता हूँ कि विधानसभा एक अलग है, नगर निकाय की चीजों एक अलग होती है, संसदीय के अंदर एक अलग तरीके से इलेक्शन सामने आता है और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वही चीज शायद समाजवादी पार्टी समझ नहीं पा रही है कि ये निकाय चुनाव है, ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं जो सीधे सीधे उनसे सरोकार रखते हैं। सड़क है, बिजली है, पानी है, ये समस्याएं जो थी मुंह भाई खड़ी थी और इसको लेकर समाजवादी पार्टी नहीं जा पाई थी। प्रीति, ठीक है, हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद है हमारे मेहमान पाठक जी। एक बार पाठक, क्योंकि आप समीकरण अगर चुनाव का हो, कई बार आपने हमारे साथ मंच भी साझा किया है, तो आपको पता ही होता है कि चुनाव किस तरीके के होते हैं और चुनाव के जब आंकड़े आते हैं तब हम न्यूज़ इंडिया 24/7 का जो पूरा परिवार है किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में देखिए, क्लीन स्वीप तो है, मैंडेट तो है, इसे आपको मानना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि 2024 के लिए जो कर्नाटक इलेक्शन होगा, एक बहुत बड़ा इंडिकेशन का काम करेगी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए, बीजेपी के लिए और साथ ही कांग्रेस के लिए, बूस्टअप के लिए। तो ऐसे में इस क्लीन स्वीप को आप क्या कहेंगे कांग्रेस के लिए, साथ ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए प्रीति जी, आपने कहा क्लीन स्वीप, आप कह रही हैं, ठीक है, उन्होंने सत्ता हासिल की है और सत्ता बीजेपी से ली है, तो ये बहुत बड़ी संजीवनी का काम है कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए, जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा साउथ इंडिया से शुरुआत की थी और कर्नाटका में उस यात्रा के दौरान वो 15 बार मठ और मंदिरों में गए थे, तो उसका भी असर दिख रहा है। और पहली बार जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, तो उसके बाद जो पहली बार कर्नाटक ऐसा राज्य है जहां वो यात्रा का प्रभाव था और दिख रहा है, तो ये बहुत बड़ा संकेत है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन वहीं अगर आप बात करें लोकसभा चुनाव की, तो देखिए 2018 में भी कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर वहां पे सरकार बना ली थी। भले बीजेपी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 104 सीट लेके आई थी, लेकिन वही 2019 में लोकसभा चुनाव होता है, टोटल 28 सीट है कर्नाटक में,
25 सीटें क्लीन स्वीप कर दी बीजेपी ने। एक सीट कांग्रेस, एक सीट जेडीएस और एक सीट अन्य को मिला था। तो देखिए, स्टेट इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन में बहुत फर्क है। उस समय 2018 में और भी बात बताता हूं, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जीत गई थी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मतलब 4 बड़े राज्य कांग्रेस ने जीते थे। वहां पे भी यही आशंका लगाई जा रही थी 2019 में कि बीजेपी तो गई मतलब आप लोकसभा में नहीं आ पाएगी। लेकिन क्या हुआ, बीजेपी अपने जो पुराना परफॉर्मेंस था 2014 282 से 3 सीटें पे लेके आई। तो ये स्टेट इलेक्शन अलग है, लोकसभा का इलेक्शन अलग है। हाँ, जरूर कर्नाटक में बीजेपी से बहुत बड़ी भूल हुई है, चूक हुई है। जनता ने उनको उस तरीके से मैंडेट या जो कमी थी। ये लास्ट में अगर आप चुनाव के प्रचार को देखें, क्योंकि लास्ट में गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री की जो रैलियां हैं वो ताबड़तोड़ थी। गृह मंत्री ने खुद 40 से ज्यादा रैलियां की हैं, प्रधानमंत्री ने 17 से ज्यादा रैलियां की हैं। ऐसे में कांग्रेस कहती रही है कि बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है कि पूरा का पूरा जो चुनावी मुद्दा है वो कम्युनल हो जाए, हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाए, क्योंकि केरला स्टोरी भी उसी वक्त रिलीज हुई है, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री करते हैं, उसका जिक्र, उसको ट्वीट भी करते हैं। उसके बाद भी ये कम्युनल करने की कोशिश भी, बजरंगबली का नारा भी, और उसके बाद भी ये जनता कुछ कहना चाह रही है, संकेत दे रही है कर्नाटक में। देखिए, संकेत जनता दे रही है। कम्युनल करने की कोशिश किसने किया? आप पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन से बजरंग दल जैसे संगठन की तुलना करोगे, पीएफआई को बैन करने के लिए कभी बात नहीं करोगे और कहते हो कि सत्ता में हम आएंगे तो बजरंग दल को बैन कर देंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी ही तो ऐसे कांड करती है। वो खुद की, हाँ ठीक है, इस बार बीजेपी वो उस चीज को भुना नहीं पाई। वहां पे जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया है, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर चुनाव में ऐसी बात उठती है या आरोप प्रत्यारोप होता है, कुछ ऐसी बातें जो है कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के लिए यूज करती है, तो ये कांग्रेस पार्टी की नीति रही है ना। हर चुनाव में प्रधानमंत्री को गाली दिया जाता है। आप ये नहीं मानेंगे पाठक जी कि वहां पर जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार मुद्दे उठाए थे, चाहे वो 40% कमीशन का मुद्दा हो, चाहे उसके बाद बात हो भ्रष्टाचार की, इन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से घेरा गया था कांग्रेस ने, वही चीजें सामने आ रही थी और उसी की परिणति रिजल्ट भी है। देखिए, मैंने शुरू में कहा कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी जो है अब उसमें बहुत बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट इलेक्शन अलग होता है। आप सेंटर में जो काम कर रहे हो, स्टेट को फायदा मिल रहा है डबल इंजन की सरकार से, लेकिन जो स्टेट के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे आप देखिए हिमाचल में कांग्रेस ने जीता, वहां पे जो ओल्ड पेंशन की बात की है वहां पे जीत गया। यहाँ पे भी ये 5 गारंटी लेके आए। बीजेपी फ्री बीज से अपने आप को अलग करके देखती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं वो मुद्दे के ये उनको जो फ्री बीज में जो चीजें मिलती है उस चीज को देखते हैं। और ये चारुल सवाल करना चाह रही है, उसके बाद फिर मैं वीरेंद्र वशिष्ठ जी के पास आऊंगी। चारुल अपना सवाल ले लीजिए। वीरेंद्र जी, देखिए वैसे तो कांग्रेस कहती है कि हम जाति धर्म की बात नहीं करते हैं, लेकिन जब बात हिंदुत्व की आती है तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि हिंदुत्व से थोड़ा एक बड़ी खबर आ रही है, चारों रोकना चाहूंगी आपको मैं। बीजेपी ने मेरठ में बढ़त बना ली है। जी हाँ, देखिए 6000 वोटों से बीजेपी आगे है। ये देखिए जिस तरीके से जिस सीट को छूटने का डर कहीं ना कहीं सता रहा था, इधर अलीगढ़ की भी अब रुझान आ रहे हैं। झांसी में इस सीट के लिए दूसरे नंबर पर कांग्रेस बनी हुई है। जी हाँ, कांग्रेस को बड़ी दरकार थी इस सीट के लिए और मेरठ में बीजेपी की बढ़त बरकरार मानी जा रही है। ये बड़ी खबर है, 6000 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। तो फिलहाल ये नतीजे बहुत कुछ बयां कर रहे हैं, किस तरीके से बढ़त बनी हुई है और यूं कहें कि बीजेपी का जो दबदबा है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर वो काबिज है। तो बड़ी खबर, मेरठ में बीजेपी की बढ़त बरकरार है। चारुल अपना सवाल लीजिए। मेरा सवाल ये था कि जब भी बात हिंदुत्व की आती है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं उससे किनारा करती हुई नजर आती है। बहुत ज्यादा खुलकर आप लोग हिंदुत्व के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। बजरंग दल को बैन करने की बात आपने कही और सर्वेश्वर जी ने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आप पीएफआई जैसे आतंकी संगठन से कंपैरिजन कर देते हैं बजरंगबली का, बजरंग दल का, और कहते हैं कि बैन कर दिया जाएगा बजरंग दल को। इसके साथ ही जब हम देखिए अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जब आप बात करते हैं तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध, इन्हें 10,000 करोड़ देने की बात कही जाती है। तो सिर्फ हिंदुत्व से ही परहेज क्यों है कांग्रेस को? ठीक है, इसका जवाब वीरेंद्र जी दें। वीरेंद्र जी मैं दूंगा। चारुल जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है और हम आज से नहीं, हम हिंदुइज्म में विश्वास करते हैं, सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, पर हिंदुत्व में हम विश्वास नहीं करते जिसमें कि दूसरे को तंग करना, कि ये हिंदुइज्म का पार्ट नहीं है हिंदुत्व। हम पहले भी कह चुके हैं, हमारे नेता राहुल जी भी बोल चुके हैं।
भगवान में हमारा पूर्ण विश्वास है। आस्था हमारी अपने अपने धर्म में, मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो मेरी आस्था पूरी हिंदुइज्म में है। तो आप लोगों ने जो कमिट किया है कि मंदिर बनवाएंगे, मुझे अपने ठीक है, आप ठीक है, आप लोगों ने जो कमिट किया है कर्नाटका की जनता को कि आप लोग जीत कर आएंगे, तो पूरे कर्नाटका में आप लोग जो टेम्पल्स हैं, हनुमान जी की, बजरंगबली की, वो टेम्पल, मंदिर आप लोग बनवाएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर से आपको तारीफ करा दें, कर्नाटक में सभी सीटों के रुझान आ गए हैं। जी हाँ, बीजेपी 73, कांग्रेस 118 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर। इस वक्त बीजेपी 73, कांग्रेस 118 सीटों पर आगे है। और जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि इतिहास अपने आप को दोहराएगा, और यूं कहें कि लगभग 3.5 दशक का इस इतिहास कह रहा है कि कर्नाटक में कभी भी सत्ता रिपीट नहीं हुई है, कांग्रेस रिपीट नहीं, माफ कीजिए, सत्ता रिपीट नहीं हुई, बीजेपी के कोई चांस नहीं बन रहा था, और ऐसा होता हुआ भी नजर आ रहा है। रुझान लगभग अब सामने है। उसी के साथ साथ हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सर्वेश्वर पाठक जी स्टूडियो से हैं, और इस बीच एक और बड़ी खबर भी आ रही है। इस बीच बड़ी खबर, जहां रुझानों में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती साफ नजर आ रही है। जालंधर उपचुनाव की बात कर लेते हैं। अब देखिए, आपको भारी बढ़त यहां पर मिली हुई है। रामपुर की स्वार सीट से अपना दल के प्रत्याशी यहां पर आगे बताए जा रहे हैं। मिर्जापुर के 96 सीट से सपा प्रत्याशी आगे है। तो निकाय चुनाव का भी गणित आपको समझा रहे हैं। उड़ीसा के झारसुगुड़ा उपचुनाव की बात करी जाए, वहां का भी नतीजा आ रहा है। रुझान आ रहे हैं कर्नाटक में वापस लौटे तो कांग्रेस की सरकार अब साफ तौर पर बनती नजर आ रही है। तो जालंधर में आपको बता दें कि पंजाब में भी उपचुनाव है, और उसमें आपने बढ़त बनाई है। रामपुर की स्वार सीट से अपना दल के प्रत्याशी लगातार आगे हैं। तो न्यूज इंडिया 24/7 पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, चाहे उपचुनाव हो, निकाय चुनाव हो, और इसी के साथ साथ विधानसभा चुनाव, सभी पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है सुबह से ही। और पल पल की अपडेट आप तो हम देते जा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तमाम अतिथि लगातार हमारे साथ बने हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चलिए, सर्वेश पाठक जितने मेहमान हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ सर्वेश्वर जी, और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, वशिष्ठ जी, और साथ ही अश्विनी शाही जी भी हैं। अश्विनी शाही जी, आप क्लैरिफिकेशन दे रहे थे, लेकिन अगर वोट परसेंटेज की हम बात करें पूरे कर्नाटका में, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जो एक लार्ज नंबर ऑफ वोट परसेंट है वो पूरा का पूरा स्विप कर गया है। आप दलित की बात कर लीजिए, आप पिछड़ों की बात कर लो, आप माइनॉरिटीज की बात कर लीजिए, ये पूरा का पूरा जो वोट कंस्ट्रक्शन था दलितों और पिछड़ों की बात पर ही हमेशा बीजेपी कहती रही है कि हम ये वाला जो सेक्शन है उसे लेकर जाएंगे, लेकिन इस बार पूरा स्विप हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? ये भी तो नहीं बचा आपके पास। भारतीय जनता पार्टी का तो नारा ही। अश्विनी जी, चलिए, हमारे साथ फौरन हाजिर होंगे, संपर्क उनसे टूट गया है, फौरन संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जश्न का माहौल, साथ ही आप विजुअल्स में देख सकते हैं साफ साफ कर्नाटक में जो कांग्रेस दफ्तर है, वहां पर कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो प्रत्याशी है, जो समर्थक है वहां कांग्रेस के, वो लगातार झूमते गाते नाचते नजर आ रहे हैं, और ये तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। वो जश्न का माहौल है। जश्न इसीलिए क्योंकि नेशनल पार्टी, देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी कांग्रेस की जिस तरीके से बढ़त हुई है कर्नाटक विधानसभा चुनाव में, वो अपने आप में गौरवपूर्ण है। साथ ही कहा जा रहा है क्योंकि 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, और अब 3 के साथ एक और ऐड हो गया है कर्नाटक। 4 राज्यों में अब कांग्रेस की सरकार है, और ऐसे में कहा जा रहा है कि 2024 के लिए कर्नाटक की ये जीत कांग्रेस के लिए टॉनिक का काम करेगी। लगातार जिस तरीके से कांग्रेस एक पर एक चुनाव हार रही थी, क्योंकि अगर हम हिमाचल पर भी देखें तो उतना बड़ा जो नंबर है, जो फिगर है, वो नहीं था। इस चुनाव को बहुत बड़े फिगर में देखा जा रहा है। 224 सीटें थी, जहां पर 117 के आसपास की सीटें कांग्रेस जीत कर आ चुकी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि पूरे कांग्रेस के कुनबे के लिए टॉनिक का ये जीत काम करेगी। 2024 के लिए बहुत बड़ा ब्रेकअप है। साथ ही छत्तीसगढ़ चुनाव अब आने वाले हैं, तमाम बड़े बड़े राज्यों के चुनाव हैं, और 24 में ये फैसला होगा। और साथ ही हम आपको लगातार ये भी बताते रहे, क्योंकि 2024 को हम दरकिनार नहीं कर सकते। आपको 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो लेकर ही चलना पड़ेगा। आपको वो कैलकुलेशन, साथ में आंकड़े और आंकलन रखना ही होगा, क्योंकि ये वही राज्य है जो जीत और हार तय करता है। कहा जा रहा था कर्नाटक नाक की साख भी
है बीजेपी के लिए। एकमात्र आप देखिए ये रुझान भी आ गए हैं। बीजेपी को 75 सीटें कर्नाटका में, कांग्रेस को 117 सीटें और जेडीएस को 25 सीटें। अदर्स की बात करें तो 7 सीटों पर अदर्स सिमट गई है। तो ऐसे में भारी मैंडेट 117 सीटें यहां पर कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूं कि कांग्रेस के लिए, पूरे कुनबे के लिए टॉनिक का काम करेगा। लास्ट के चुनाव की रैली में आपको याद होगा श्रीमती सोनिया गांधी भी उतर गई थी कैंपेन में, चुनावी कैंपेन में, और कहा जा रहा था, बीजेपी कह रही थी कि अब क्या बच गया है, सोनिया गांधी भी आगे। और ये तस्वीरें भी हमारे साथ, विकास हमारे साथ आगरा से। विकास, आगरा से इस वक्त क्या खबरें आ रही हैं, क्योंकि निकाय चुनाव में हम लगातार देख रहे हैं कई जगह पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। आगरा की बात कर ले तो फिलहाल क्या आंकड़े हैं? देखिए, बड़े चौंकाने वाले नतीजे आगरा में आ रहे हैं। अभी तक चौथे राउंड मतगणना पूर्ण हो चुकी है और बहुजन समाज पार्टी बसपा यहाँ पर अभी तक चौथे राउंड में भी लीड हुए है। पहले राउंड से ही बात किया तो बसपा ने लीड बनाए रखी थी। अब 21,000 से ज्यादा वोटों से बसपा प्रत्याशी डॉक्टर बसपा प्रत्याशी जो यहाँ पर आगे चल रही है, तो वही भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी 21,000 वोटों से उनसे पीछे चल रही है। आपको बता दें, हाँ, डॉक्टर लता बसपा ने नाम किया था, तो वही यहाँ पर दिवाकर पुष्पा जो प्रत्याशी वो यहाँ पर मैदान में, लेकिन जिस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं, जाता जो वोटिंग काफी कम हुआ था और माना जा रहा था काफी चौंकाने और आमने सामने की फाइट हो सकती है। तो वही नतीजे अब दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दूं, नगर निगम के पार्षदों में बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाए हुए है। तो लगातार नतीजे अभी आ रहे हैं चौथे राउंड के अभी तक। बिल्कुल विकास, आप नजर बनाए रखें। सर्वेश्वर जी, आपके पास आएंगे। कर्नाटक की बात कर लें तो देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती थी कि हम विकास की बात करते हैं, लेकिन ये विकास की अगर हम बात कर लें तो जब दिल्ली में हमने अभी देखा था कि जब चुनाव हुए थे, निगम चुनाव, वहां पर कुछ विकास की बातें काम नहीं कर पाई, हिमाचल में काम नहीं कर पाई, और उसके बाद दक्षिण भारत में एकमात्र राज्य था कर्नाटक जहां पर बीजेपी की सरकार थी, वहां पर भी विकास की बात काम नहीं कर पाई। क्या फैक्टर्स आपको लगते हैं जिसकी वजह से बीजेपी नहीं कुछ खास कर पाई वहां पर? देखिए चारुल जी, यहाँ पे जो मेन फैक्टर है वो एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी के खिलाफ वहां पे काम की है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं विकास की बात काम नहीं कर पाई, ऐसा नहीं है। देखिए बीजेपी का वोट प्रतिशत अगर आप देखोगे 36% वो इंटैक्ट रहा है। हाँ, सीटें कम हो रही हैं, वो इसलिए कम हो रही हैं क्योंकि जो कांग्रेस की जो पोल स्ट्रेटेजी अच्छी रही है, वो सीटें निकालने में अच्छे रहे हैं और जीत उनका साथ जा रहा है। लेकिन रही बात की जो स्टेट इलेक्शन होते हैं चारुल जी, वो अलग होता है। और ये इतिहास रहा है कर्नाटक का कि जो सरकारें वहां पे रहती हैं वो रिपीट नहीं कर पाती, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हो या जेडीएस जब भी रहा। जी, ऐसे रिकॉर्ड्स कई जगह भारतीय जनता पार्टी ने तोड़े हैं। उत्तराखंड देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, ऐसे कई जगह रिकॉर्ड टूटे हैं। देखिए चारुल जी, आपने सही कहा, ये रिकॉर्ड टूटे हैं, लेकिन हिमाचल में वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई बीजेपी। वो रिकॉर्ड फिर आप देख लीजिए यहाँ कर्नाटक में भी नहीं तोड़ पा रही है। हम ये कह सकते हैं ना कहीं पाठक साहब की अब जो तरीका है बीजेपी को बदलना होगा। जो तरीका है वो लोकसभा का अलग होता है और विधानसभा का अलग होता है, उसके मुद्दे अलग होते हैं, ये समझना होगा। अच्छा, जी बिल्कुल। और वीरेंद्र जी भी, कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, वीरेंद्र जी भी जुड़ रहे हैं मेरे साथ में। वीरेंद्र जी, जरा आप बताइए, क्या इस चीज को बहुत अच्छे से भाप गई थी क्या कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस को पता था कि हमें फोकस कहाँ करना है, भ्रष्टाचार पर फोकस करना है, 40% कमीशन जो कि भ्रष्टाचार फैल रहा है उस पर फोकस करना है। और यहाँ पर हमने कहा कि पार्टी में किसी तरह की कला स्पेशली कांग्रेस और जगह होगी सो होगी, लेकिन कर्नाटक में यहां बहुत फूक फूक कर कदम रखा जा रहा था कांग्रेस के द्वारा, और यही शायद एक वजह रही जीत की भी। मैं आपकी बात से सहमत भी हूं और दूसरा फिर मैं कह रहा हूं, जब हमने यात्रा, राहुल जी की यात्रा को मैं बड़ा योगदान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उन्होंने जब देश में नफरती माहौल के खिलाफ ये यात्रा की तो देश भी जुड़ता चालू हो गया और कांग्रेस में भी अगर कोई था तो वो नाराजगी सब दूर करके देश के अंदर सद्भाव रहे, देश में प्रेम रहे, उसके लिए सब अपना छोड़कर केवल कांग्रेस का कार्यकर्ता बनकर देश के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए और कर्नाटक के हित के लिए सब मिलकर चुनाव लड़े। इसमें कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को धन्यवाद देना पड़ेगा। ब्लॉक स्तर से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक के हर व्यक्ति ने अपनी भूमिका के अनुसार
काम किया। और इस चुनाव में हमें हमारे जितने एनआरआई साथी हैं, एनआरआई हैं कर्नाटक के, उन्होंने भी बहुत खुलकर समर्थन किया, क्योंकि मैं खुद ओवरसीज डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी हूं, तो इतना उन्होंने काम किया कि मैं उनका भी आपके इस मंच से धन्यवाद करना चाहता हूं। जो प्रवासी भारतीय कर्नाटक से थे, उन्होंने जो योगदान दिया, उसके लिए आज मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। ठीक है जगदीश, इसीलिए हमने उसके लिए भी एक मिनिस्ट्री का प्रावधान भी किया अपने मैनिफेस्टो में, क्योंकि उनकी पुरानी डिमांड थी कि कर्नाटक के इतने लोग बाहर हैं। मैं प्रीति जी आपकी बात से ही सहमत होते हुए आगे फिर कह रहा हूं, जो यात्रा थी ना हमारी, उसने जो लोगों के साथ राहुल जी का संवाद हुआ, उस कर्नाटक के नेता भी वहीं थे, जो लोगों का विचार थे, जो लोगों के विचार थे, उसी को हम अपने मैनिफेस्टो में लाकर राहुल गांधी की छवि भी बड़ी करने में भारत जोड़ो यात्रा ने बहुत काम किया है। तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी कि जगदीश शेट्टार लास्ट में आप देखिए, जैसे ही चुनावी टिकटें मिलनी शुरू हुई, जगदीश शेट्टार सीधा कांग्रेस के साथ आ गए। और ऐसे में बीजेपी की तरफ से कहा जाता था कि जगदीश शेट्टार चले तो गए हैं, लेकिन इट डजंट वर्क, काम नहीं करेगा। शेट्टार जी के आने का लिंगायत समुदाय का कुछ आपको पड़ा, फायदा हुआ? प्रीति जी, चुनावी राजनीति में हर व्यक्ति के आने से फायदा होता है। हमारे भी लोग गए हुए हैं, आज बीजेपी में 100 से ज्यादा सांसद कांग्रेस के गए हुए लोग हैं। आज उनकी सरकार है, तो अगर ये अपना सबका बायोडाटा निकाल के दे दे तो सब कांग्रेस भूमिका के सांसदों की लाइन लगी हुई है। और शायद अब कुछ लोग ज्यादा उड़कर फिर यहाँ भी आएंगे। मेरा ये मानना है कि कुछ वो चुनावी माहौल को देखकर भी बदलते हैं, जिसमें कि कुछ नेताओं ने तो संसद में भी क्लियर किया कि मैं माहौल देखकर पाला पलट लेता हूं। तो आप लोग स्वागत करते हैं? जो पाला पलटने वाले लोग होंगे उनका स्वागत करेंगे आप लोग? हम उनका आने का स्वागत है, पर पहली प्राथमिकता हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता को रहेगी, जो कांग्रेस के साथ खड़ा रहा, कांग्रेस के साथ टिका रहा। चलिए एक बार आपको सिंहासन पर किसका राज होगा, किसका नहीं, कौन आगे चल रहे, कोई पीछे, डीके शिव कुमार कनकपुरा से आगे चल रहे हैं, आपको ये अपडेट देते, और साथ ही सीपी योगेश्वर पीछे चल रहे हैं, आपको अपडेट दे दें, कर्नाटका से रिलेटेड ये अपडेट है। CMR श्रीनाथन कोलार से आगे चल रहे हैं, साथ ही आपको बता दें सीटी रवि चिकममूर से आगे चल रहे हैं, साथ ही आपको बता दें BC नागेश तिप्तूर से पीछे चल रहे हैं, साथ ही विजयेंद्र यदुरप्पा शिकरापुरा से आगे पीछे चल रहे हैं, और साथ ही सिद्धारमैया वरुणा से आगे चल रहे हैं। तो ये लगातार जो अपडेट है हमारे पास वो हम आपको दे रहे हैं। शेखर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। निकाय चुनाव भी इस बार अपने आप में बहुत कुछ कह गया। शेखर, निकाय चुनाव में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपनी जान झोंकी है, तमाम बड़े दिग्गज बीजेपी के जिन्होंने अपनी जान झोंकी है, ऐसे में जो बम्पर सीटें आई हैं बीजेपी को निकाय चुनाव में, ये क्या कहता है शेखर? देखिए, बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 का विधानसभा चुनाव जीता, जिस तरीके का मैंडेट उन्हें मिला, उसके बाद उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई थी कि निकाय चुनाव में वो किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि सामने 2024 का लोकसभा चुनाव खड़ा हुआ है। जिस तरीके के नतीजे भारतीय जनता पार्टी इस समय प्रदर्शित कर रही है, भले वो रुझानों के ही मामले में हो, 17 नगर निगमों में कभी 15 तो कभी 16, ऐसा एक रुझान हमें देखने को लगातार मिल रहा है। 17 के 17 नगर निगमों पर बीजेपी ने अपना कब्जा करने की बात कही थी, लेकिन अगर वो 15 या 16 भी जीतती है तो एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाएगा। इसके अलावा जो नगर पंचायत हैं, जो नगर पालिका परिषद हैं, उन सब में भी बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। जो वार्ड के नतीजे आ रहे हैं वहां पर भी बीजेपी बेहतर कर रही है। तो शेखर, समाजवादी पार्टी दम भर रही थी, अखिलेश और डिंपल को हम भूल नहीं सकते। क्या कारण रहे कि इस बार, क्योंकि निकाय चुनाव कहा जाता है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए निकाय चुनाव वो चुनाव है जिसमें आसानी से वो स्विप कर जाए, क्या कारण रहे होंगे कि निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी पीछे रह गई? शेखर, इस बार का दौर रहा है वो काफी महत्वपूर्ण था। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो? बिल्कुल पहुंच रही है। जिस तरीके से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक हुए
जिस तरीके से मैनपुरी चुनाव में नतीजे आए, डिंपल यादव चुनाव जीती थी, उसके बाद से ये उम्मीद लग रही थी कि जो नगर निकाय के चुनाव होंगे इसमें समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि चाचा भतीजा आपस में हाथ मिला चुके हैं। हाँ। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो नतीजे हैं वो कोई खास समाजवादी पार्टी को। बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, रुझानों में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। जालंधर उपचुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी को भारी बढ़त मिलती नजर आ रही है। रामपुर में बात करें, रामपुर की स्वार सीट से अपना दल के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मिर्जापुर के 96 सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चलते नजर आ रहे हैं। ओडिशा के झारसुगुड़ा उपचुनाव में बीजेडी आगे चलते नजर आ रहे हैं। रुझानों में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है और लगातार सुबह से हम आपको ये जो डायरेक्ट क्लीन स्वीप और साथ ही जो तमाम इलाके हैं, जिले हैं, उसकी खबरें आप तक दे रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है इस बार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव साथ ही निकाय चुनाव की जो रिजल्ट हैं वो हम आपको बता रहे हैं। मिर्जापुर के 96 सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ओडिशा के झारसुगुड़ा में बीजेडी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और साथ ही ये इलेक्शन जो अपडेट है वो भी हम आपको बता दें। और देखिए, जालंधर से हमारे साथ आम आदमी पार्टी जालंधर से हमारे साथ जो संवाददाता हैं वो जुड़ गए हैं। एक अवनीश हमारे साथ जालंधर से जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी की जब रैली की हम बात करते हैं अवनीश, तो लास्ट मोमेंट में अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे थे और उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि हम आपसे वोट मांगने आए क्योंकि हमें आपके वोट की जरूरत है। ना कांग्रेस पार्टी आई ना बीजेपी आई है, तो उन्हें वोट मत दीजिएगा, हम आए हैं इसीलिए हमें वोट दीजिएगा। क्या कहेंगे आप? थोड़ा तेज बोलिएगा। अवनीश थोड़ा तेज बोलिएगा। अवनीश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम, आ रही है। हाँ ठीक है, बताइए, क्या ये जो वोट की अपील थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से पूरे के पूरे पंजाब के वासियों को, ये काम कर गया? वो कह रहे थे कांग्रेस वाले नहीं आ रहे वोट मांग ले, बीजेपी वाले भी नहीं आ रहे वोट मांग ले, मैं आया हूँ इसीलिए आप मुझे ही वोट दीजिएगा। अवनीश, क्या वो जो स्लोगन था वो काम कर गया? मैं बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा संघर्ष था, बड़ी चुनौती थी जालंधर में, क्योंकि जालंधर में पिछले लगातार कांग्रेस जीत के आ रही, तो एक बड़ी चुनौती थी आम आदमी पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी की चुनौती के लिए अरविंद केजरीवाल जालंधर में रोड शो किया, मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ थे, तो एक बड़ी चुनौती को पार किया। आज जालंधर में बिल्कुल हम कह सकते हैं, जवाब होने दीजिए, क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी, फिर जवाब कंप्लीट होने दीजिए। बोलिए अवनीश, जवाब कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं कहना चाहता था कि जब आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने वहां ऐलान किया कि रोड शो में कहा कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट दो, अगर हमने काम नहीं किया 1 साल में तो हमें वोट देने की जरूरत नहीं है। हाँ, सरकार हमारी है, हमें वोट दीजिए। तो उनकी लोगों ने उनकी बात को सुना और आज रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 44,000 की लीड के पार आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार रिंकू जो बढ़त दे रहे हैं। एक बड़ी चुनौती थी आम आदमी पार्टी को, क्योंकि लगातार तकरीबन कांग्रेस का राज्य चल रहा था, वहां पे लगातार एमपी की चोन जो मेंबर पार्लियामेंट थी वो कांग्रेस ही जीती आती है। एक बड़ी चुनौती को पार किया आम आदमी पार्टी ने। बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस का गढ़ जालंधर की सीट को कहा जाता है, लंबे अरसे से उपचुनाव में इसमें काबिज थी कांग्रेस, ये कांग्रेस के लिए झटका ही कहा जाएगा, आम आदमी के लिए बढ़त कहा जाएगा। चलिए, उपचुनाव की बात करिए, अब निकाय चुनाव पर लौटते हैं। हमारे संवाददाता बरेली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा बरेली का हाल बताइए। बरेली में इस वक्त किस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं? ने अपनी जोर ताकत लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के उमेश गौतम जो है वो इस समय मेयर पद की प्रत्याशी है और अपनी बढ़त दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर इस समय खुशी का माहौल जो है वो बना हुआ है और मैं मतगणना स्थल के बाहर इस समय खड़ा हुआ हूँ और आप देख सकते हैं कि जनता जो है अपने अपने प्रत्याशियों के इंतजार कर रही है कि अपने प्रत्याशियों की तरह से बैठी हुई कि मेरा प्रत्याशी जीत के आएगा। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर प्रत्याशी है उमेश गौतम वो अपनी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए, जी बताइए। बाकी जो 80 वार्ड तक अभी यहाँ पर चुनाव होना है, मैं उसकी भी बात करूँ कि यहाँ उन 80 वार्डों लगभग ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो है चुनकर भी निकल के बाहर आ रहे हैं। चलिए, एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर हमारे पास इस वक्त आ रही है और लगातार आज बड़ी खबरों का दौर ही है।
आज बड़ी खबर रुझानों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दे दी गई है। स्पष्ट बहुमत मिलने की खबर आ रही है। बहुमत का आंकड़ा मिलने के बाद कांग्रेस में जबरदस्त हलचल। कांग्रेस के हेड ऑफिस में जबरदस्त जश्न का माहौल। बेंगलुरु के हिल्टन होटल में विधायकों की बैठक है रात के 8 बजे। बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जबरदस्त ये जो जीत हुई है कांग्रेस की, ये लोगों ने कीते हर वादे नूं पुगाया और अगे भी पुगाणगे और लोगों ने इन्ने दिलों साडी पार्टी नूं जिताया और एडी वड्डी लीड नाल साडे शहीद कुमार रिंकू नूं लोक सभा विच भेजिया। असीं लोकां दा तहे दिलों धन्नवाद करदे हां। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। तो आपने देखा उपचुनाव में कैसे, क्योंकि 3 आप देखिए निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश का, साथ ही विधानसभा चुनाव कर्नाटक के, और साथ ही अभी आपने उपचुनाव देखे जहां पर जो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी की जीत हुई है पूरे पंजाब में। ऐसे में वहां पर जिस तरीके का जश्न है वो आपने सीधे सीधे देखा। विजुअल्स आने शुरू हो गए हैं क्योंकि अब बहुमत जो है वो स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के पाले में जाते नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी को सोचना होगा कि आखिर वो कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिन्हें बीजेपी छोड़ चुकी थी और उन मुद्दों पर कर्नाटक की जनता ने वोट देकर कांग्रेस को सिंहासन पर बिठा दिया है। ये डबल खुशी कहा जाएगा प्रीति, इससे जो कांग्रेस कर्नाटक भी और जालंधर उपचुनाव भी।